हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 15 अक्टूबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए सुमित सर बहुत ही जल्दी आप सभी के साथ रिज्यूम करेंगे एक बिल्कुल नई एनर्जी और बिल्कुल नए तरीके के साथ, राइट। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, देखिए लास्ट वीक दैट इज 8 अक्टूबर को एडिटोरियल डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो उसके कुछ आर्टिकल्स बचे हुए थे, तो वो आर्टिकल्स भी मैं आपके साथ आज डिस्कस कर लूंगा। साथ ही साथ आज के जो एडिटोरियल्स हैं उनको भी हम आज देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एडिटोरियल है द रिटर्न ऑफ बिग कैट। ये मिंट में आया था लास्ट वीक, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए एंड आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ GS3 के इसको रिलेट कर सकते हो। तो देखिए, आप सभी जानते हो कि जो चीता है उसको इंडिया में वापस से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है आफ्टर नियरली गैप ऑफ 70 ईयर्स। पर ये कौन सा चीता है? ये चीता है अफ्रीकन चीता, ना कि एशियाटिक चीता। तो जो राइटर है यहाँ पे कुछ ना कंसर्न्स रेज करते हैं, उन्हीं कंसर्न्स को समझने की एक बार कोशिश करते हैं। देखिए, राइटर यहाँ बोलते हैं कि जो अफ्रीकन चीता है बेसिकली वो एक तरह से क्या है, इंडिया के लिए एलियन है, ठीक है। और इसके काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं इसके साथ ही साथ, तो उनको जरा देखना है। और कहाँ लाए जा रहे हैं? ये लाए जा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये एशियाटिक चीता नहीं है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। पहले इंडिया में जो चीता होते थे वो एशियाटिक चीता ही होते थे, जो इंडिया के अलग अलग ग्रासलैंड, सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन्स में हमें देखने को मिलते थे। पर इस बार हम मिला किसको रहे हैं? अफ्रीकन चीता को। आप जानते हो कि जो अफ्रीकन चीता होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता, राइट। एशियाटिक चीता क्या होता है? छोटा होता है, थिनर होता है और स्लाइटली पेलर होता है। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बट प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने बार बार क्वेश्चंस देखे हैं इसके रिगार्डिंग, इस तरह के ना छोटे फैक्ट्स के ऊपर, तो हमें ये चीज समझनी होगी। देखो, जो चीताज हैं उनको वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है IUCN की रेड लिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे बात करूं एशियाटिक चीता की, जो एशियाटिक चीता है ना वो ओवरऑल क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। एशियाटिक चीता क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है IUCN के हिसाब से। अब देखिए, इनको ना एक्चुअली में इंडिया में चीतास एक्सटिंक्ट हुए आपको देखने को मिलेगा 1947 तक इंडिया में चीतास हुआ करते थे, बट इनको हंटिंग लेपर्ड्स बोला जाता है। इनको अलग अलग देखो, जो हमारे राजा महाराजे थे उस टाइम के, उन्होंने बहुत सारी हंटिंग करी और भी लोगों ने हंटिंग करी, उस वजह से इंडिया से एक तरह से वाइप आउट हो गए। साथ ही साथ इनका जो प्रे बेस था, प्रे बेस का क्या मीनिंग, जो कॉरस्पॉन्डिंगली इनका प्रे होता है, जो इनके फूड होता है बेसिकली, उस तरह के जो एनिमल्स थे उनकी जैसे कमी होती गई, अकॉर्डिंगली इनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर में भी हमें कमी देखने को मिली, क्योंकि इनको प्रॉपर फूड ही नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ हैबिटेट डिग्रेडेशन, ठीक है, उससे भी इम्पैक्ट डाला और चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट होते रहे। आखिरी जो चीता थे वो 1947 में उनको शॉर्ट कर दिया गया एंड फिर 5 साल के बाद यानी कि 1952 के अंदर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया से ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आज के टाइम पे ना देखो, जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ 40-50 बचे हैं, और कहाँ पे बचे हैं? वो ईरान में ही बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ 40-50 नंबर्स ही हैं हमारे पास वर्ल्ड के अंदर एशियाटिक चीता के अंदर, एंड दैट टू ओनली इन ईरान, राइट। देखो, इंडिया में ना काफी लंबे टाइम से ये चीज सोची जा रही है कि हम चीता को वापस से इंडिया में री इंट्रोड्यूस करते हैं। 1970 से बातें हो रही हैं, तो देखिए लगभग 50 साल से हम ये चीज डिस्कशन कर रहे हैं कि चीता को इंडिया में री इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए। पहले हमने कोशिश क्या करी, हम कोशिश एक्चुअली में यही कर रहे थे कि एशियाटिक चीता को ही इंडिया में वापस लेकर आ पाए, पर ये चीज नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने अब क्या कर रहे हैं, हम अफ्रीकन चीता को लेके आ रहे हैं। तो यही था, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले इस पे थोड़ा बैन लगाया हुआ था, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लास्ट ईयर जो जनवरी में इसको अलाउ कर दिया था कि अब आप इसको ला सकते हो। अब देखो, इंडिया चीता के रिगार्डिंग इतना वो क्यों है कि हाँ इसको लेकर आना है? देखिए, एक्चुअल में है क्या कि इंडिया में जो सवाना हो गया, वुडलैंड बायोडाइवर्सिटी, इसको एक तरह से वापस से रीइंस्टेट करना है। तो चीता को एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज की तरह देखा जा रहा है। देखो, फ्लैगशिप स्पीशीज का क्या मीनिंग है? देखो, एक तरह की जो स्पीशीज होती है जो या तो एज एन, देखो मान लो एज एन एम्बेसडर एक्ट करती हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपका कोई इन्वायरमेंटल कॉज है, तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप देख रहे हो कि आपने एक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जैसे जैसे ये स्पीशीज को आप प्रोटेक्ट करोगे, उसके साथ साथ होगा क्या, ये इन्वायरमेंट कॉज या आपका जो भी आप कोई ना कोई कैंपेन लेके आ रहे हो उनको बचाने के लिए,
उस कैंपेन के साथ बाकी की और चीजें भी तो प्रोटेक्ट होती हैं। तो इसी वजह से इंडिया जैसे चीता को रीइंट्रोड्यूस कर रहा है, वो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं साथ ही साथ हमारा ग्रासलैंड, हमारा सवानास, ये साथ में ही रिस्टोर होता रहेगा। इस वजह से इंडिया इतना ज्यादा कीन है कि चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाए। इसीलिए पिछले 50 सालों से अलग अलग एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी, इनको रीइंट्रोड्यूस कहाँ किया जा रहा है। इनको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। या आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखने को हमें मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, यहाँ पर अलग अलग हैबिटेट आपको मिल जाएगी, जैसे लॉयंस के लिए भी, चीतास के लिए भी, एंड साथ ही साथ ये शिवपुरी फॉरेस्ट का एक पार्ट है। ठीक है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे हैबिटेट भी आपको पता लग गई। अच्छा, प्रे बेस भी है। हमने देखा था ना अभी कि जो चीताज एक्सटिंक्ट हुए, उनके पीछे का एक कारण ये भी था कि उनके पास प्रे बेस उसकी कमी हो गई थी, उसका डिक्लाइन हो गया था। पर यहाँ पर कूनो में ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन काफी ऑप्टिमल हो जाती है। ठीक है, और जो प्रे बेस है, आपको चीतल, नीलगाय, सांबर, चिंकारा, वाइल्ड विग्स, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, विच मेक्स अ सुटेबल लोकेशन फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास। साथ ही साथ एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, ठीक है, जो कि पहले ऑलरेडी है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कुल्लू नेशनल पार्क के अंदर, जो इसको थोड़ा इसकी लोकेशन में हेल्प कर रहा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या इश्यूज क्या हैं अगर हम इसको रीइंट्रोड्यूस करते हैं, उनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे मेजर कंसर्न देखो यही है, हमारे यहाँ क्या थे, एशियाटिक चीता, हम लेकर किसको आ रहे हैं, अफ्रीकन सबस्पीशीज को। इनकी अपनी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ही नए एटमोस्फेयर में आ रहे हैं, नए इकोलॉजिकल सेटिंग में आ रहे हैं, तो नई नई डिजीजेस हो सकती हैं इनको। ये किस तरह से अडेप्ट कर पाएंगे इसके अंदर, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन है। इनका प्रे बेस डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता, इनकी हैबिटेट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता। तो ये सारी कंसर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ ही साथ देखो, जैसे ही हम देखो इनको लेकर आ रहे हैं अफ्रीकन सबस्पीशीज को, ना ही उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना ही एशियाटिक सबस्पीशी के कंजर्वेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो एशियाटिक सबस्पीशीज तो सिर्फ 40-50 है, और वो भी सिर्फ ईरान में। तो अगर हम इंडिया में अफ्रीकन सबस्पीशीज लेकर भी आ रहे हैं, तो क्या एशियाटिक के लिए हम कुछ कर रहे हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए? नहीं, वो तो हो सकता है वहां पर अभी भी एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न या चैलेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी तरह से इंडिया का जो मैंने आपको बताया ना कि फ्लैगशिप इसको स्पीशीज की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ताकि वहां के ग्रासलैंड, वहां के सवानास, इनको प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, वो एशियाटिक चीता सर्व करता है, ना कि अफ्रीकन सबस्पीशीज। तो ये भी एक इशू यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। उसी तरह से यहाँ पर जैसे ही हम इनको लेकर आएंगे, क्या इनको वाइल्ड में छोड़ देंगे आते सारे? नहीं, इनको कुछ देर रखा जाएगा कैप्टिविटी के अंदर। मतलब इनको ना ऐसा होगा कि इनको फ्रीली मूव नहीं करने दिया जाएगा। एक जगह में इनको रखा जाएगा, वहां पर इनकी मूवमेंट, इनकी कहाँ पे मूव कर सकते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जब किसी एनिमल को आप इस तरह से उनकी थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया, तो हो सकता है कि उनका जो बिहेवियर था वो बदल जाए। अब शायद जो अफ्रीकन चीता जिसके लिए जाना जाता है अपने वाइल्ड बिहेवियर के लिए, वो वाइल्ड बिहेवियर ही चला जाए। ऊपर से इनका जो हैबिटेट है वो इनके लिए बिल्कुल नया होगा अफ्रीकन सबस्पीशीज के लिए। तो क्या अफ्रीकन चीता दरअसल में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रख पाएगा? यहाँ पर भी राइटर यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं। उसी तरह से रिस्क फॉर्म डिजीजेस, अलग अलग डिजीज का यहाँ पे रिस्क हो सकता है। जैसे कि देखो केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, अगर आपने देखो न्यूज को थोड़े लंबे टाइम से फॉलो करते हो, तो आई थिंक 2018 या 2019 की बात है, हमें गिर नेशनल जो गिर फॉरेस्ट है हमारा, वहां पर हमने क्या नोटिस किया था कि 20 से भी ज्यादा जो लॉयंस है ना, उनकी डेथ हो गई थी। क्यों? केनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से। ये एक्चुअल में क्या होता है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी हो गया, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ये इन्फेक्शंस यहाँ पे कॉज कर सकता है इन एनिमल्स के अंदर। इवन देखो जो अभी 1-2 साल पहले की बात है, जो हमारा राजस्थान के अंदर रणथंभौर नेशनल पार्क है, वहां पर भी अराउंड बहुत सारे डॉग्स को देखा गया कि उनके अंदर ये चीज थी। तो यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अ, अगर इनको देखो, वैसे हम इनके रिगार्डिंग वैक्सीनेशन की कर रहे हैं, बट फिर भी हो सकता है कि जैसे कैप्टिविटी के अंदर रखा जाए या फिर अनफेमिलियर कंडीशंस के अंदर इस तरह के कुछ ना कुछ इन्फेक्शन इनके कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और है, जैसे मान लो कि अगर 100 चीता लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए कितनी हैबिटेट चाहिए? नियरली 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके अंदर ना जो ये जो टोटल हैबिटेट की बात कर रहा हूँ 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की, यहाँ पर कोई ह्यूमंस नहीं होने चाहिए,
कोई फीरल डॉग्स का मीनिंग जो कहीं न कहीं नेचुरल स्टेट में हो, जो वाइल्ड एक तरह से होते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। उसके अलावा टाइगर्स, वॉल्व्स ये सारी चीज़ें नहीं होने चाहिए। इसरे एरियाज़ के अंदर ये सारी चीज़ें ना हो ताकि जो ज़ूनोटिक डिसीज़ेज़ हैं, ठीक है? या फिर जो इन जनरल दूसरी डिसीज़ हैं, उनका खतरा रोका जा पाए। केनाइन डिस्टेंपर वायरस हो गया, रेबीज़ हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर रोकनी है ना इनके अंदर होने से, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि एक तरह का बहुत बड़ा एरिया हो, जहाँ पे बाकी ये चीज़ें ना हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर स्पेस कम है और ज़्यादा को इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे यहाँ पे इन्हीं को ही दिक्कत आने वाली है। उसी तरह से देखो यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हमें देखने को मिल सकते हैं। चलो ये तो हो गया कि इनके चैलेंजेस क्या थे। पर ये भी तो जब समझना ज़रूरी है कि अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो उनको टैकल कैसे करना है? क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? पहला तो यही है कि प्रॉपर स्पेस हो। अभी डिस्कस किया ना कि 100 के लिए कितना चाहिए? नियरली 5000 स्क्वायर किलोमीटर। तो वो सारी चीज़ें हमें अवेलेबल करवानी होगी इनको कैसे भी। प्रॉपर रिसोर्सेज़ होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम रिसोर्सेज़ के लिए अलग-अलग स्पीशीज़ कम्पीट कर रही हैं। उसके साथ ही प्रे बेस सूटेबल होना चाहिए। हमने देखा ना कि जब एशियाटिक चीता का प्रे बेस एक तरह से क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था। तब क्या देखने को मिला, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और एक तरह से वो बाद में एक्सटिंक्ट भी हो गए। अब यहाँ पर चीतल, चिंकारा या फिर यंग नीलगाय सांबर, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर प्रे बेस होना चाहिए, तभी ये कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट कर पाएँगे या कंटिन्यू सस्टेन कर पाएँगे। ठीक है? इसी तरह से हमने देखा जो डिसीज़ेज़ है, ठीक है? केनाइन डिस्टेंपर वायरस और भी हमने डिसीज़ देखी थी, तो उनके लिए एक प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होना चाहिए। आईयूसीएन के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे इनकी सिचुएशन है, उस हिसाब से देखते हुए हमें प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों को इंश्योर कर पाएँ कि अगर हम इनको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रॉपर सेफगार्ड्स के साथ कर रहे हैं एंड ये इंडिया की डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करें और किसी भी वजह से जो हमने चैलेंजेस देखे उनको हम प्रॉपरली अच्छे से टैकल कर पाएँ। तो ये था हमारा जो आज का पहला एडिटोरियल। चलते हैं सेकंड एडिटोरियल की तरफ। सेकंड एडिटोरियल है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। अब देखो ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं बात करूँगा मेंस की। क्यों? क्योंकि इस एडिटोरियल के अंदर ना बहुत सारे राइटर ने अलग-अलग आपको फैक्ट्स दे रखे हैं। तो आप इन फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। तो ज़रा डिस्कस करते हैं कि आखिर यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं। देखिए जो सर्विस सेक्टर होता है वो कहीं न कहीं हमारे करंटली जीडीपी के अंदर आप जानते हो कि सबसे मेजर डोमिनेंट सेक्टर बन चुका है। ओवर द टाइम हमने ये चीज़ नोटिस भी करी है कि पहले हमें एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है? बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट आज भी एग्रीकल्चर के अंदर एक अच्छे खासे लोग इन्वॉल्वड हैं, बट कहीं न कहीं थोड़े टाइम के अंदर ही हमने ये चीज़ देखी कि आज के टाइम पे सर्विसेज़ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर बनता जा रहा है। इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। जब हम बात कर रहे हैं इवन कोविड-19 के टाइम की, तो पैंडेमिक के जस्ट बाद भी ना हमने देखा कि एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। इंडियन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे इन्होंने प्ले किया। ऑल्दो आज भी एग्रीकल्चर के अंदर ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, बट तब भी कुछ शिफ्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। नियरली 30% इंडियन वर्कफोर्स को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। अब देखो बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, तो कौन-कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए? जैसे ट्रेड हो गया, होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिज़नेस सर्विसेज़, कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज़ और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सर्विसेज़ होती हैं। तो बहुत ही डाइवर्स चीज़ें आ जाएँगी एंड इवन देखो कोविड-19 के टाइम पे ना स्पेशली अगर मैं बात करूँ, तो जैसे होटल्स हो गया, ट्रेड हो गया या ट्रांसपोर्टेशन, इन सेक्टर्स को कुछ झटका लगा, डेफ़िनेटली लगा। अभी भी ये शायद सेक्टर्स उतना रिकवर नहीं कर पाए जैसे कि एयरवेज़ हो गया हमारा। बट कहीं न कहीं बाकी और सेक्टर्स चाहे बात करें फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, आईटी सेक्टर जो हो गया, तो यहाँ पर तो इन्होंने सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है एंड बाकी सेक्टर्स भी अब थोड़ा अपने ट्रैक पे वापस आ रहे हैं। एंड राइटर यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करना है एंड साथ ही साथ 2047 तक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें टारगेट दिया हुआ है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं। अगर इन चीज़ों को अचीव करना है ना, तो वहाँ पर सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। एंड साथ ही आप देख भी सकते हो कि 2021-22 में नियरली 53% जो इंडिया का जीवीए था, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? वो सर्विस सेक्टर का रहा है। पिछले कुछ सालों में एक अच्छी आप सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप देख सकते हो नियरली 11.43% हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हमें कंसिस्टेंटली देखने को मिली है। बात अगर पैंडेमिक की छोड़ दें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले सेक्टर्स में ओवरऑल एनुअल रेट की बात कर रहा हूँ, तो एनुअल रेट हमें 7% के अराउंड कहीं न कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो 8% का भी ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो यहाँ पे और भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है राइटर ने, ठीक है?
तो मेक श्योर कि जब हम डिस्कस करेंगे तो आप इस कुछ ना इसके जो फैक्ट्स हैं उनको याद करने की कोशिश करना, ताकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए सर्विस सेक्टर के इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग या कुछ भी और इसके रिगार्डिंग, तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। स्पेशली देखो, मैं बात जब भी इकोनॉमी की करता हूँ ना, तो इकोनॉमी में आप ना पॉइंट्स लिखो बट उनको सब्सटेंशिएट भी करो। किस सेंस में? कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर इंडिया में ये चीज बूस्ट कर रही है तो कुछ डेटा हो। आप सिंपली ये मत बोलो कि इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, आप बताओ कि इतने परसेंट से बढ़ रहे हैं या फिर इतने परसेंट या इतने डॉलर्स का हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट हो गया है। इस तरह की चीजें जब आप बताते हो तो डेफिनेटली आपके जो आप बात बोल रहे हो उसमें थोड़ा वजन मिलता है। उसी तरह से देखो, बात अगर सर्विसेज सेक्टर की और इंपॉर्टेंस की करें तो आप एक्सपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख सकते हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया का शेयर सर्विसेज में इम्प्रूव हुआ है। करंटली वो 3.5% था यहाँ पे, और अभी 4% से अराउंड हो चुका है। ठीक है। उसी तरह से एफडीआई के अंदर भी हमें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को देखने को मिला है, जहां पर नियरली $94 बिलियन का हमें देखने को मिला बिटवीन अप्रैल 2000 एंड मार्च 2022। ठीक है। और सर्विस सेक्टर ही ऐसी थी जिसमें पहला रैंक आया है इन एफडीआई इनफ्लो एज पर डीपीआईआईटी। साथ ही साथ आप देख रहे हो स्टार्टअप्स कितनी तेजी से ग्रो करे हैं। 2013-14 के आसपास की बात करें तो हार्डली इंडिया में आपको अच्छे स्टार्टअप्स थे। यूनिकॉर्न्स तो बहुत ही कम थे उस टाइम पे, पर अब तो 100+ यूनिकॉर्न्स इंडिया में हो भी चुके हैं। और ज्यादातर ये जो स्टार्टअप्स हैं कहाँ देखने को मिलते हैं? ये आपको सर्विस सेक्टर में देखने को मिलते हैं। आप कोई भी स्टार्टअप करंटली उठा के देख लीजिए, ज्यादातर जो भी आप अपने अराउंड देखते हो, जोमेटो, स्विगी, ठीक है ना, या इस तरह की चीजें, ओला हो गया, ठीक है, जो भी आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हो, एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे हमने स्टार्टअप्स देखे हैं। ज्यादातर स्टार्टअप्स कहाँ आते हैं? ज्यादातर स्टार्टअप्स आजकल सर्विस सेक्टर में हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसी तरह से देखो, यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स आप देख सकते हो किस किस सेक्टर में इंपॉर्टेंस है, जो हमने कहीं पढ़ा भी। रियल एस्टेट भी हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। इनफैक्ट साथ ही साथ आप देखो रेलवेज, रोड, एयर ट्रांसपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इवन जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में जो हमारा क्या होता है, एक होता है प्रोडक्शन प्रोसेस, एक होता है क्या, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो पोस्ट प्रोडक्शन में क्या आ गया? मार्केटिंग आ गया, स्टोरेज आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया। तो स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन कौन देख रहा है? ये हमारे सर्विस सेक्टर ही तो देख रहा है। और देखो, नीति आयोग की अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो ना, तो नीति आयोग ने क्या बोला था कि नियरली क्या हो रहा है, हमारा 90,000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है हर साल। क्यों? क्योंकि हमारा ये पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीजों की कमी है। तो सोचो, अगर हमने अपने सर्विस सेक्टर को बेहतर बना लिया तो सिर्फ सर्विस सेक्टर को फायदा नहीं है, यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर, हमारे जो फार्मर की सिचुएशन आज के टाइम पे खराब है, इसको हम ठीक कर सकते हैं सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करते हुए। साथ ही साथ हमारी ओवरऑल जो बात होती है बार बार लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की, अगर हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट करंटली अराउंड 14% है जीडीपी के कॉरस्पॉन्डिंग, बाकी देशों में कहीं आपको 8%, 9% इस तरह से मिल जाएगी। तो जो हमारी बात ना हमारे मिनिस्टर जी नितिन गडकरी जी बार बार बोलते हैं कि इसको अगर हमने इम्प्रूव कर दिया तो ओवरऑल इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इंडिया वर्ल्ड के जो हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड इकोनॉमी, उनकी तरफ मूव कर सकता है। तो ये चीज में सर्विस सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसी तरह से देखो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं कि फ्यूचर में हम क्या देख सकते हैं? तो फ्यूचर में हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं क्या होगा कि जैसे आप हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यहाँ पर भी एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इंडिया की जीडीपी, डिजिटल इकोनॉमी में इसका रोल बहुत बढ़ सकता है। साथ ही साथ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सारी चीजें भी हमें आने वाले टाइम में काफी देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल एक काफी एक्सपेंशन होने वाला है हमारी जो सर्विस सेक्टर है। उसी तरह से जो जीएसटी है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, जिसने ये अचीव करने की कोशिश करी है, तो ओवरऑल उसने भी ये यहाँ पे हमारी हेल्प करी है। एंड यहाँ पर भी हमें सर्विसेज के प्राइसेस में रिडक्शन देखने को फ्यूचर में मिलेगा। पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर्विस सेक्टर से ये तो देख लिया कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, पर इसके पीछे का रीजन क्या रहा है? देखो, इसके पीछे का एक मेजर रीजन है राइज इन डिमांड। जैसे जैसे हमने पिछले सालों में देखने को मिला है कि फॉरेन कंट्रीज ने क्या किया है, अपने बिजनेस को इंडिया में आउटसोर्स किया है। बहुत सारी कंट्रीज में किया है, वन ऑफ देम बीइंग इंडिया। जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, कंप्यूटर सर्विसेज, बैंकिंग, इंडिया में ये चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो कुछ अपना बिजनेस इंडिया में आउटसोर्स कर देती हैं। इस वजह से हुआ क्या, ये चीजें हमें यहाँ पे इंडिया में हाई ग्रोथ देखने को मिल जाती है। उसी तरह से लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से चीजों की नीड्स बढ़ रही हैं, चाहे एजुकेशन देख लो, हॉस्पिटल देख लो, अलग अलग जो चीजें देख लो, ट्रांसपोर्टेशन की, वो सारी चीजें भी। उसके साथ ही टेक्नोलॉजी का राइज, टेक्नोलॉजी के राइज होने से क्या हुआ, हमें एक चेंज देखने को मिला। पहले हम डिपेंडेंट थे बहुत ज्यादा प्राइमरी सेक्टर के ऊपर,
अब हमने उसको शिफ्ट कर दिया है टर्शरी इंडस्ट्रीज की तरफ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल रहा, और आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक क्रिटिकल रोल होने वाला है। एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमने देखा किस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी देखा कैसे हम लॉजिस्टिक कॉस्ट और अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हमने देखने को मिले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग पुश हमें देखने को मिला, या उस राउंड से हमें ये चीज देखने को मिली है। एफडीआई के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव किया गया, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो नई नई कंपनीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, एंड वो सारी चीजें भी साथ साथ वर्क कर रही हैं। इसके अलावा देखो एक चीज और भी रियलाइज करो, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको पर्सनली आपको देखना चाहता हूँ। जैसे देखो, आज आप हो, आपके पेरेंट्स थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है ना। आप देखना शायद आप में से ज्यादातर लोग ना कहीं मिडिल क्लास को आई थिंक बिलोंग करते हो, ठीक है। तो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, शायद उनके पास ना बहुत ही कम पैसे थे, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल की बात कर रहा हूँ, तो पैसे की थोड़ी सी कमी रहती थी। तो सिर्फ हम क्या कर रहे थे, अपनी नीड्स के अपने सिर्फ जरूरत वाली चीजों को ही पूरा कर रहे थे, कि सिर्फ अच्छा खाने के लिए पैसे मिल गए, या मतलब खाने के लिए मतलब पैसों के ऐसा नहीं था कि पैसे बहुत ज्यादा होते थे। पर ओवरऑल क्या हुआ, ओवर द टाइम लोगों की धीरे धीरे इनकम्स बढ़ने लगी, ठीक है ना। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद थोड़ी सी इनकम काफी तेजी से बढ़ी है लोगों की। उसके बाद क्या हुआ है, अब हम थोड़े पैसे कई बार घूमने के लिए चले जाते हैं कभी कभी, ठीक है, या फिर और चीजों पे चले जाते हैं, थोड़ा खर्चा कर लिया, कुछ लैपटॉप्स, मोबाइल, ये सारी चीजें ले ली, इस तरह की चीजें हो रही हैं, बिल्कुल। तो जैसे जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद थोड़ी इनकम लोगों की बढ़ने लगी है, उससे क्या हुआ है, सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम ट्रेवल की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं क्या हुआ है, पहले सिर्फ नेसेसरी चीजों के ऊपर खर्चा किया जाता था, अब थोड़ा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी हमें देखने को मिल गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सर्विस सेक्टर का ओवरऑल इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसी तरह से टूरिज्म भी डिस्कस कर लिया, रिटेलिंग, कैटरिंग, एलीट एजुकेशन, अब आप पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेजेस में भी जा सकते हो। तो ये सारी चीजें भी इस वजह से क्या है, इनकम के साथ ये लिंक्ड है। उसकी तरह से हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ चीजें करी है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया, ठीक है ना। तो सर्विसेज ने इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इंडिया में ये चीजें अवेलेबल भी हैं। उसके अलावा हमारी मैन पावर, ठीक है, एक तो देखो हमारी मैन पावर जो कॉरस्पॉन्डिंगली बाकी और कंट्रीज से लो कॉस्ट में मिल जाती है, ठीक है, और इंडिया के अंदर आपको स्किल्ड लोग भी मिल जाएंगे ठीक ठाक, राइट। आईटी के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो कितने ज्यादा इंडिया में यहाँ पे लोग हैं, तो यहाँ पर भी एक प्रॉपर रीजन बन जाता है इंडिया में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है ओवरऑल। आप जानते भी हो कि ओवरऑल जो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी होती है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि कितना हम आउटपुट निकाल रहे हैं, आउटपुट पर आवर ऑफ लेबर, ठीक है ना, लेबर के पर आवर के हिसाब से। और इंडिया में अगर देखो कहीं ना कहीं अगर हम कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करें, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करें, तो ये सारी चीजें मिलके क्या करेंगी, ये सारी मिलके हमारी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रही है, इस वजह से हमारा ओवरऑल सर्विस सेक्टर की ग्रोथ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब, ठीक है, इंडिया में करंटली भी ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप चाहे पेटेंट्स की बात करो, तो ये नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं इंडिया में, इन्होंने भी यहाँ पर हमें हेल्प किया है ओवरऑल हमारी जीडीपी ग्रोथ के अंदर और सर्विस सेक्टर के अंदर। पर ये तो फैक्टर्स बता दिए राइटर ने कि फैक्टर्स कुछ है जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है, पर हमारा ये सेक्टर कुछ चैलेंजेस भी तो फेस कर रहा है। इसके पीछे का रीजन है लैक ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जिस वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, पर अगर हम इसको कंपेयर करें ना थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट की ज्यादा इंसेंटिव्स हैं, सर्विस सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़े से कम है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक स्कीम आई, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। इस तरह से अलग अलग और स्कीम्स भी आई, इन्होंने काफी अच्छा बेनिफिट दिया, नियरली 40,000 करोड़ का। पर सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर सिर्फ 4,000 करोड़ का मिल पाया। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स का सिर्फ ये 10% है। तो ये जो एक तरह से हमने फोकस एक्सेसिवली मैन्युफैक्चरिंग पे करा है और सर्विस के ऊपर कम करा है, अगर थोड़ा सा सर्विसेज के ऊपर और करे तो डेफिनेटली बेनिफिट ये कर सकता है। उसी तरह से ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस देखो, बहुत सारी फॉरेन गवर्नमेंट्स ने अलग अलग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। आप देख भी रहे हो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर ही। तो उस वजह से भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है हमारी सर्विसेज का, वो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। इंडिया देखो जो ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स है, उसके हिसाब से भी इंडिया सॉरी थाईलैंड और इंडोनेशिया ही इंडिया से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, बट अदरवाइज इंडिया भी बहुत ज्यादा
रिस्ट्रिक्टिव यहाँ पे देखने को मिला है। मैन पावर की बात देखो, ऑल्दो इंडिया में स्किल्ड मैन पावर है, पर मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले भी बताया था क्या, कि इंडिया में आज भी जो स्किल इंडिया रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से नियरली 55% लोग ही सिर्फ एम्प्लॉयबल होते हैं। ठीक है, तो लार्ज पूल तो है, बट शायद अभी भी जो स्किल्स चाहिए और जो कहीं ना कहीं लोगों के पास एक तरह से उनकी नॉलेज है या फिर जो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज है वो अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये चैलेंज भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को थोड़ा इम्पैक्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मैंने आपको बताया, 14% ऑफ जीडीपी करंटली हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई है, इस वजह से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होना हमारे टूरिज्म को, हमारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। इसके अलावा एक्सेस टू फाइनेंस, ठीक है ना, तो फाइनेंस का, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी ना होना, ये सारी चीजें भी ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं। पर ये थे चैलेंजेस, कुछ हमें सोल्यूशंस भी तो देखने हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर राइटर क्या सजेस्ट करते हैं कि जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमने करी, उसी तरह की कोई स्कीम हम सर्विस सेक्टर के लिए चला दे, इनको बेटर टैक्स इंसेंटिव दें। जैसे हमारा मेक इन इंडिया चल रहा है उसी तरह से हम कुछ स्कीम चलाएं, सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। अगर इस तरह के कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे ना, तो ये सारे हेल्प कर सकते हैं हमारी ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए। उसी तरह से जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं तो इंश्योर किया जाना चाहिए कि वहां पर सर्विसेज को भी इंपॉर्टेंस मिले। अक्सर हम ना एफटीएस के अंदर क्या होता है कि गुड्स के अंदर नेगोशिएशन हो जाता है कि गुड्स के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं या इतनी ड्यूटी कम कर रहे हैं, पर सर्विसेज के लिए कौन करेगा। तो यही बात यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि सर्विसेज को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं ट्रेड नेगोशिएशन या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते वक्त। जैसे एग्जांपल देख लो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो एग्रीमेंट हुआ, वहां पर हमने क्या किया कि एक सर्विसेज को भी कॉरस्पॉन्डिंगली इंपॉर्टेंस दी गई है। उसी तरह से डेटा सर्विसेज का देखो, जैसे आप आईटी की बात कर लो, कम्युनिकेशन की बात कर लो, ट्रेडिंग की बात कर लो, तो सभी जगह क्या है, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेटा इज अ न्यू ऑयल बोला भी जाता है। तो इस तरह के मान लो कि डेटा कहाँ पे प्रोसेस होगा, डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, डेटा लोकलाइजेशन जैसी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही, तो इस तरह की डेटा के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं या जो प्राइवेसी रिगार्डिंग इश्यूज हैं, इनको कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तभी इंडिया उस हिसाब से, इंडियन सर्विस सेक्टर एक अच्छा बेनिफिशियरी निकल कर आएगा। चौथी बात यह है कि जब हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में ना मेजरली हम सिर्फ आईटी सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, और देख भी रहे हो कि आईटी सेक्टर का ही मेजर रोल है। 55% तो आईटी सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन है। तो जरूरत क्या है, इसको डाइवर्सिफाई करने की। इंडिया का सर्विस सेक्टर बड़ा होना चाहिए, बड़ा इन द सेंस कि इसके अंदर ट्रेड भी हो, टूरिज्म भी हो, बिजनेस भी हो, फाइनेंशियल सर्विसेज भी हो, वो सारी चीजें हो। पर इंडिया में क्या है, सर्विस सेक्टर में मेजर कंट्रीब्यूशन आईटी का ही है। तो डाइवर्सिफाई करेंगे तो ओवरऑल हमारा फर्दर एक्सपेंशन इस पर्टिकुलर चीजों में हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखो, सर्विस सेक्टर इंडिया की काफी तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक है ना। तो अगर हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी, जो कि मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये सारी चीजें होंगी तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट करेगी हमारी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट की एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो, ठीक है, एक स्टेबल पॉलिसी हो, कोई ज्यादा चेंजेस ना हो, तो डेफिनेटली होगा क्या, एफडीआई हमारा इंप्रूवमेंट होगा। और जो हमारे पास एक स्किल टैलेंट पूल है, ठीक है, इसके अंदर अगर इसको स्किल्स और अच्छे से और प्रोवाइड किए जाएं, तो डेफिनेटली जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम रीप कर पाएंगे, अच्छी जॉब्स को क्रिएट कर पाएंगे, और हमारी ह्यूमन कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए सर्विस सेक्टर और इंडियन इकोनॉमी को और ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट्स थे इसके अंदर, बट मेक श्योर कि आप ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखो, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जब आप आंसर्स लिखोगे तो इन फैक्ट्स को यूज कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आपका आंसर एक बहुत अच्छा आंसर निकल कर आएगा। राइट। जो तीसरा आज का एडिटोरियल है वो है वुमेन लाइफ स्टॉक फार्मर से संबंधित, और इसको आप जीएस3 के इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, एक्चुअल में अगर आपने ना 11 अक्टूबर को एडिटोरियल डिस्कशन सुना था, तो उसके अंदर हमने लाइफ स्टॉक सेक्टर को काफी डिटेल में चर्चा की थी। उसके अंदर ही मैंने आपको वुमेन लाइफ स्टॉक फार्मर की इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिस्कस कर दिया था। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना, ये काफी हद तक उसी के साथ ही रिलेट करता है। तो अगर आपने वो सुना हुआ है तो डेफिनेटली ये आपको काफी पॉइंट्स आपको यहाँ पे सिमिलर ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएंगे। तो इस वजह से हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको आज, क्योंकि बहुत ही रिसेंटली हमने इसको काफी डिटेल में देखा हुआ है 11 अक्टूबर के एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर। चलते हैं फोर्थ एडिटोरियल की तरफ, दैट इज नो टाइम फॉर प्लेसिबो, और इसको आप जीएस2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो एक तरह का एक सब्सटेंस होता है, या फिर आप इसको एक पिल भी बोल सकते हो। एक्चुअल में देखो, एक चीज होती है मेडिसिन।
अब मेडिसिन का तो कोई ना कोई इसका रिजल्ट होता है, एज इन कि उसका तो कोई इम्पैक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड ये दिखता भले ही प्लेसिबो जो है मेडिसिन की तरह है, पर इसका कोई मेडिकल इम्पैक्ट नहीं होता। तो होता क्या है, जब हम करते हैं मान लीजिए क्लिनिकल ट्रायल्स, तो जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलग अलग चीजें दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को दे दी मेडिसिन, किसी को दे दिया प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या है, एक पिल है, दिखती मेडिसिन की तरह है पर है नहीं मेडिसिन। अब क्योंकि देखो प्लेसिबो कोई एक्टिव ट्रीटमेंट तो है नहीं, ठीक है ना, इसका किसी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, पार्टिसिपेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा उसकी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि जब हमने कुछ लोगों को पिल ये दिया प्लेसिबो, कुछ लोगों को दी मेडिसिन, अब पार्टिसिपेंट का क्या इम्पैक्ट आया उसके ऊपर, ठीक है ना, मेडिसिन से क्या एक्चुअल में हमें पार्टिसिपेंट की कंडीशन बेहतर होती है दिखी है, क्या वो प्लेसिबो की वजह से तो नहीं है। तो इस वजह से हमें पता क्या लग जाता है, हमें पता लग जाता है कि जो हम कहीं ना कहीं ड्रग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसकी इफेक्टिवनेस है भी या नहीं है, या फिर सिर्फ इस इंसान को एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट दिखा जिसकी वजह से उसके पार्टिसिपेंट का उसका जो है कि पॉजिटिव रिजल्ट उसको देखने को मिला एक साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से, राइट। अब देखो इंडिया में ये बात क्यों कर रहे हैं, इंडिया में एक्चुअल में ना देखो, अभी आपको रिसेंटली एक न्यूज सुनने को मिली थी जहां पर क्या हुआ कि मेड इन फार्मास्यूटिकल फार्मास लिमिटेड है, ये हरियाणा बेस्ड एक कंपनी है। इनका जो ड्रग्स थी वो प्रोडक्ट थे, एक तरह से कोल्ड एंड कफ सिरप था, वो गैम्बिया में गया। और गैम्बिया में ऐसा देखा गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि वहां पे जो 66 चिल्ड्रन की नियरली डेथ हुई है उसको इसके साथ लिंक करके देखा गया। अब इंडिया को जो सबसे एपेक्स ड्रग रेगुलेटर है दैट इज सीडीएसईओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठ गए हैं, ठीक है। तो इंडिया को ना राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है इसकी जो इमेज है हमें इसके ऊपर काफी अच्छे से काम करना पड़ेगा, राइट। अब देखो ये जो अभी हमारे पास सिचुएशंस आई इसको कहीं ना कहीं हमने डीईजी दैट इज डाई इथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिलेट करके देखा गया। दरअसल में अगर मैं बात करूं थोड़ी डीईजी के बारे में, तो ये एक तरह का क्या है, सॉल्वेंट होता है। ये एक सॉल्वेंट तो है बट ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है ना। और इसका एक टेस्ट जो होता है थोड़ा, आप बोल सकते हो कि कुछ हद तक हल्का सा स्वीटिश टेस्ट होता है। पर अगर आपका बॉडी का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाए डीईजी के साथ, तो उसकी वजह से किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, नार्कोसिस, इस तरह की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। और अगर इसको लंबे टर्म तक कहीं ना कहीं हम देखें तो डेफिनेटली इंसान की डेथ भी हो सकती है, नौशिया, अनेमिया, इस तरह की कुछ ना कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं। तो यहाँ पर यही सोचा जा रहा है कि शायद एक्यूट किडनी फेलियर के पीछे ये डीईजी का ही आपको रीजन यहाँ पे देखने को मिला था। इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, देखो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि एक बार डब्ल्यूएचओ की पूरी रिपोर्ट आ जाए फिर हम एग्जैक्ट लिंक निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे का यही रीजन था या फिर कुछ और भी पर्टिकुलर रीजन इसके पीछे के रिस्पॉन्सिबल रहे हो सकते हैं। अब देखो बात करें अगर इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर होता क्या है कि हमने काफी अच्छी अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसके पीछे काफी स्ट्रॉन्ग उसके पनिशमेंट्स हैं। पर ऐसा देखा गया है कि इनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। देखो लॉ बनाना एक चीज होती है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, उसके अगर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस को अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो लॉ कहीं ना कहीं आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। यही यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि डीईजी पॉइजनिंग के ना मल्टीपल इंस्टेंसेस हमें देखने को मिल चुके हैं इंडिया के अंदर, पर उनको बहुत ही रेयरली एग्जीक्यूट किया जाता है। 2020 में भी देखो एक हिमाचल प्रदेश बेस्ड थी डिजिटल विजन के नाम से, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में 13 बच्चों की डेथ हो गई थी। टेस्ट में हमें डीईजी पाया गया, ठीक है ना, ये जो हमने डिस्कस करी डीईजी दैट इज डाई इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में। तो ये सारी चीजें हमें पहले भी देखने को मिल चुकी हैं, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज ने भी पाया कि जो डिजिटल विजन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वाली कंपनी थी उसकी वजह से कुछ ना कुछ हमें इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। बट कोई हमें प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुली नहीं देखने को मिली। देखो रीजन पता क्या है, हमें एग्जैक्ट कॉज पीछे का पता करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, या तो कई बार कोई फॉलो अप नहीं हो पाता, ठीक है ना। अडल्ट्रेशन के केसेस हमें देखने तो मिलते हैं पर उनका प्रोसिक्यूशन इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम फॉलो अप नहीं कर रहे, राइट। तो ये जो सारे सिचुएशन इस तरह के हमें केसेस देखने को मिलते हैं, इससे इंडिया की जो इमेज है उसको बड़ा धक्का लगता है। देखो इंडिया आप जानते हो ड्रग्स एंड वैक्सीन के केस में एक वर्ल्ड का मेजर सप्लायर है। अब इंडिया की इस वजह से ज्यादा स्क्रूटनी भी होनी पड़ेगी, ठीक है ना। इंडिया जो डब्ल्यूएचओ है या अलग अलग कंट्रीज है वो इस चीज को चेक भी करेंगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया इतना मेजर सप्लायर है। और अगर इंडिया में इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं डेफिनेटली इंडिया की ओवरऑल इमेज को, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
इसी तरह से देखो जो मेड इन फार्मास्यूटिकल्स जो मैं बात करी, इसके प्रोडक्ट्स हमने पहले भी केरला के अंदर बैन होते हुए देखे हैं। तमिलनाडु के अंदर भी देखा गया है कि इनकी कुछ मेडिसिन की क्वालिटी जो थी वो सब स्टैंडर्ड थी। तो यहाँ पर डिसऑनेस्टी के कुछ केसेस हमें पहले से भी देखने को मिले हैं। अब देखो राइटर यहाँ बात कर रहे हैं कि पेंडेमिक के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया की जो इमेज थी वो बहुत आगे बढ़ के आई, काफी पॉलिश्ड एक इमेज इंडिया की निकल के आई, क्योंकि एक ग्लोबल मार्केट के अंदर हमने काफी सारी ड्रग्स को उस टाइम पे एक्सपोर्ट किया, जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी उनको हमने पूरा किया। तो अगर एक्चुअल में इंडिया को इमेज उसको कंटिन्यू रखना है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिया की जो इमेज होनी चाहिए इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के ऊपर होनी चाहिए। इसको इस इमेज के ऊपर वर्क करना चाहिए कि अगर इंडिया की कोई कंपनी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है तो उनके लिए प्रॉपर प्रोसिक्यूशन किया जाए। जो लोग भी इसके पीछे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे उनके साथ प्रॉपर पनिशमेंट दी जाए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन कहीं भी ना हो और इंडिया ग्लोबल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर की इमेज अपनी प्रेजेंट करे। तो ये थे आज के चारों आर्टिकल्स। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। लास्ट वीक वाले आर्टिकल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप भी इसी तरह से अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।